फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में बात कर चुके हैं। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आइसोलेशन में स्टेशनरी पड़ा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे करके उसके अंदर जो एनर्जी है उसका ऑक्सीलेशन करवाते हैं। यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ निकलता है, उसका वेलोसिटी कुछ निकलता है, उसका टाइम पीरियड कुछ निकलता है, एक्सेलरेशन एनर्जी की वैल्यू कुछ निकल के आती है। तो ऐसे में हमें समझ में आता है कि जो एनर्जी है वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर ऑक्सीलेशन के दौरान खुद भी ऑक्सीलेशन करती है, यानी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये तो बात हो जाती है एक सिंपल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अब ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं एक ऑर्डर में, एक क्रम में रख दूं, तब क्या होगा? तब वो एनर्जी किस तरीके से ट्रैवल करेगी, किस तरीके से उस एनर्जी का मोशन होगा, ये चीज़ हम लोग आज समझ रहे हैं। वेल, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही हमें समझ में आ जाता है कि जो एनर्जी है वो ऑक्सीलेशन करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो यहाँ पर भी होगा ये कि जो एनर्जी पहले एक जगह पे थी, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑक्सीलेशन कर रही थी, अब वो इन ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ट्रैवल करेगी। और उस एनर्जी की वजह से जो मोशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट में शो किया था वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में भी शो होगा। यानी कि जो मोशन जो पहला वाला ऑब्जेक्ट कर रहा था वही मोशन बाकी सारा ऑब्जेक्ट भी करेगा। ये सब मिलकर एक मोशन, एक पैटर्न तैयार करेंगे जिसे हम लोग वेव्स के नाम से जानते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो वेव्स के ऊपर है। यानी कि ऑक्सीलेशन एक ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने देख लिया, सभी ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑक्सीलेशन हो रहा है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो वो मिलकर एक पैटर्न तैयार करेंगे जिसे हम लोग वेव कहते हैं, राइट। फ्रेंड्स, एक वेव के अंदर एक एनर्जी या फिर एक इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करती है, लेकिन किसी तरह का कोई सॉलिड मटेरियल जर्नी नहीं करता है उसके अंदर। मतलब जो मटेरियल है जिसके अंदर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो मटेरियल वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी दी गई है वो एक मटेरियल से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती रहेगी। उसके बहुत से एग्जाम्पल है, जिसमें से पहला एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी पानी के तालाब में एक पत्थर या फिर पेबल फेंकोगे तो जिस जगह वो पत्थर गिरेगा उस एरिया में वो पानी की सरफेस को नीचे की तरफ पुश करेगा और अपनी एनर्जी, जो एनर्जी उस पत्थर के पास है, वो उस पर्टिकुलर सरफेस को दे देगा, उस पर्टिकुलर एरिया को दे देगा। अब वो एनर्जी जो है उस जगह पर एक बार के लिए स्टोर हो जाएगी, थोड़ी सी देर के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए। अब जिस ज्योमेट्री में वो पत्थर गिरा है, यानी कि गोल, यानी कि सर्कल के अंदर, उस ज्योमेट्री में ही ये एनर्जी पानी के सरफेस को धकेलेगी, या फिर यूं कह लीजिए ये एनर्जी पानी के सरफेस के थ्रू ट्रांसफर होगी। जैसे कि ये जो पानी है इसके अंदर पत्थर फेंका गया है, अब पानी जहां तक बिछा हुआ है, मतलब जहां तक इसकी सरफेस है, उस सरफेस के थ्रू ये एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी और जहां सरफेस खत्म हुआ एनर्जी वहीं रुक जाएगी। ऐसा ही होता है। मतलब पहले जो एनर्जी उस पत्थर में थी वो इस पर्टिकुलर एरिया में गई, इस एरिया ने आगे वाले एरिया को, आगे वाले एरिया को, इस तरीके से जो एनर्जी है वो वेव्स बनाएगी और वेव के थ्रू ट्रैवल करेगी। और जहाँ पानी जाके ख़त्म हो जाएगा वहाँ ये एनर्जी भी पानी से आगे निकल जाएगी, मतलब निकल जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लगातार वहाँ पे पेबल्स यानी कि पत्थर डालते रहेंगे तो लगातार ऐसे सर्कल्स बनते रहेंगे, सर्कल्स में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। और यहाँ पे मैं वापस आपको बता दूं कि जो पानी है वो कहीं आगे नहीं जाएगा, जिसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि पानी के अंदर पत्थर फेंकने के बाद उसके अंदर एक लकड़ी की कॉक, एक होती है, ढक्कन होता है, उसको अगर आप डाल देंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो पानी के अंदर ऑक्सीलेट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन। यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो अपनी जगह पे ही है। मतलब ये पता चल रहा है कि वो जो है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करने में एक हिस्सा बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है, कि एनर्जी इसके अंदर से भी ट्रांसफ़र होकर के जा रही है, इसलिए ये ऊपर नीचे प्रोपोगेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, आप कह लीजिए। इसकी वजह से एनर्जी जो है आगे ट्रांसफ़र हो रही है। सिमिलरली दूसरे अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें, जब हम लोग बोलते हैं, मतलब हम स्पीक करते हैं, तो हमारे मुंह से निकलने वाली जो एनर्जी है वो मुंह के आसपास जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट करती है। यानी वो पार्टिकल्स रहते वहीं हैं बट अपनी जगह पर ऑक्सीलेट करते रहते हैं। और इस समय जब इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो इनकी डेंसिटी बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि इन बाकी पार्टिकल्स के हिसाब से इनके पास जो है ज़्यादा एनर्जी है। ये एनर्जी जो है वो आगे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और इस तरह एनर्जी एयर पार्टिकल्स के थ्रू रिसीवर तक, यानी कि दूसरे पर्सन तक जो भी है, पहुंच जाती है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो दूसरे के साथ साथ हमें भी सुनाई देते हैं। यानी वो वेव्स जो एनर्जी की वजह से बनी हैं हमारे आसपास भी बनी रहती हैं और रिसीवर तक भी पहुंच जाती है। तो इसका मतलब एनर्जी की जो वेलोसिटी होती है
वो वेव की वेलोसिटी के बराबर होती है। मतलब जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, जो एनर्जी हमारे आसपास है, वो एनर्जी हमारे आसपास भी है और वो रिसीवर तक भी पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो मतलब ये जो हमारी एनर्जी है उसकी जो वेलोसिटी है वो वेव के बराबर होती है। तभी हम लोग कहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें होती हैं यानी कि जो सनलाइट होती है उसके अंदर भी एनर्जी होती है, तो वो एक वेव की तरह काम करती है। मतलब जो एनर्जी है उसकी स्पीड वेव के बराबर होती है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, आगे काम आएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हमारे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो वो डिपेंड करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स ऑफ वेव्स पर। मतलब जो सिग्नल जो क्रिएट होते हैं वेव्स के, उनके ट्रांसमिशन पर। जैसे कि बात करें एक पुराने टेलीफोन की, जिनकी तारें होती थी, तारों वाले टेलीफोन। अगर मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं, तो आपकी जो वॉइस है वो टेलीफोन के अंदर जाएगी, फिर वो जो टेलीफोन है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्रिएट करेगा और फिर वो कॉपर वायर के थ्रू और बाकी वायर्स के थ्रू जो है वो पहुंच जाएगी आपके दोस्त तक, और फिर वहाँ पर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होकर आपके दोस्त को मैसेज मिल जाएगा। ये सिंपली तब होता था जब पहले तार वाले फ़ोन्स की बात होती थी, राइट, वहाँ पे कन्वर्जन होता था। ठीक है, अब अगर बात करें कि हमारे आज के मोबाइल फ़ोन्स की और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से कुछ हज़ार किलोमीटर दूर फ़ोन करना हो, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो लाइट सिग्नल में चेंज होते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्रिएट होते हैं, बिकॉज वो बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, उनका जो ट्रांसफ़र है वो ऑप्टिकल केबल्स या फिर एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है, जो कि सैटेलाइट कैच करती है, और फिर जो सैटेलाइट है वो उन्हें भेज देती है वहाँ पे जहाँ आप उन्हें भेजना चाहते हैं, मतलब टारगेट के पास, रिसीवर के पास। तो यहाँ पे हमें समझ में ये आ रहा है कि जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ठीक है, और वो बीच में जो भी कुछ उसे हेल्प के लिए मिल रहा है उसको उसका हेल्प लेकर के, जैसे कि मैंने अभी वाटर की बात करी, तो वाटर सरफेस की हेल्प लेकर के जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसका जो पाथ बन रहा है जहाँ पे वो उस मटेरियल को या फिर किसी भी चीज़ को ऑक्सीलेट करवा रही है, उसके उस पाथ को हम लोग वेव्स कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात ये है कि कई सारी वेव्स होती है जिन्हें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, लेकिन कई सारी ऐसी वेव्स भी होती है जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना मीडियम के वो वैक्यूम में भी सफ़र कर सकती है, जैसे कि सूर्य की सनलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे मैंने अभी बात करी रेडियो वेव्स की, यहाँ पे बात करी मैंने कम्युनिकेशन की। तो ये जो वेव्स हैं ये भी ट्रैवल कर जाती है लेकिन बिना मीडियम के, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। तो इसी बिहाफ पे टाइप्स ऑफ वेव्स की बात की जाती है। जैसे 3 टाइप्स ऑफ वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। अगर बात की जाए मैकेनिकल वेव्स की, तो ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाटर वेव्स हो गई, एनर्जी जो है वाटर पार्टिकल्स के थ्रू गई। साउंड वेव्स में एयर पार्टिकल का यूज़ किया। तीसरी होती है मान लीजिए कि साइज्मिक वेव्स, यानी कि ऐसी वेव्स जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक जो है वो इलास्टिक वेव क्रिएट करेगा, मतलब एक अर्थक्वेक की वजह से कई सारी चीज़ें एक साथ खत्म हो जाती है, तो वो वेव क्रिएट करता है कि जैसे मान लीजिए एक जगह पे हुआ तो फिर वो दूसरी जगह पे भी नुकसान पहुंचाएगा, तो वेव के रूप में आगे बढ़ता है अर्थक्वेक भी। ठीक है, तो इस तरीके की वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़े वो मैकेनिकल वेव्स होती है। दूसरी बात यह है कि इन वेव्स को जो है न्यूटन्स के लॉ से गवर्न किया जा सकता है, यानी कि न्यूटन के लॉस का पालन करती है, क्योंकि हमें पता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का यूज़ करती है और मटेरियल सारे जो है हमारे न्यूटन के लॉ का पालन करते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें गवर्न किया जा सकता है न्यूटन्स लॉ की वजह से। दूसरी जो हमारी वेव्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिनमें एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, या फिर सीधे सीधे सनलाइट हो गई। ठीक है, तो इन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये क्लियरली वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन इसका जो कारण है वो तो खैर एक आगे की स्टडी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें इनके बिहेवियर को समझना है, हमें समझना है कि इनकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनका, किस तरीके से ये काम करती हैं। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और बात करें तीसरी वेव्स की, तो वो होती है मैटर वेव। अब देखिए मैटर वेव जो है वो बेसिकली रिलेटेड है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स से। ठीक है, इनके अंदर जो वेव्स का जो बिहेवियर होता है वो हमें क्वांटम मैकेनिकल स्टडीज़ में देखने को मिलता है कि आखिर इसके अंदर जो एनर्जी है वो प्रोपोगेट कैसे करती है। जैसे कि एक एटम होता है, एटम में से जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर का टूटता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो कैसे रिलीज़ होती है, फिर उसके अंदर एनर्जी दी कैसे दी जाती है, तो वहाँ जो एनर्जी का जो ट्रैवल होता है वो हमें क्वांटमली समझ में आता है। लाइक मैं आपको बता दूं, जब आप 12th क्लास में होंगे तो आप एटम और न्यूक्लिया, 2 ऐसे चैप्टर है जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको पहले समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, और जब कोई चीज़ टूटती या जुड़ती है तो किसी भी एटम में से प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी को बाहर निकालते हैं या फिर कैसे एनर्जी को अंदर डालते हैं, तो वहाँ पर जो एनर्जी है उसका ट्रैवल दिखाया जाता है, राइट। तो
यही तो हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी का जो ट्रैवल है वही तो वेव्स कहलाता है ना, कि एनर्जी किस तरीके से कौन से पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो वो चीज़ हमें फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडीज़ में देखने को मिलती है, राइट। तो ये यहाँ पर हमें बेसिकली स्टडी करनी है इन ऊपर की दो वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इनमें भी हमें समझ में आता है कि एक वेव जो मोशन कर रही है, हमें पता हो तो ऑक्सीलेशंस ही रहे ना, तो वो ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं तो उनकी क्या वेलोसिटी होगी, एनर्जी की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, तो उस चीज़ को समझना, उस चीज़ की स्टडी करना है हमें इस वेव्स के चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आगे चल के हम टाइप्स ऑफ वेव्स के और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, और साथ ही करेंगे कि इनके भी जो टाइप्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है वेव्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव साबित रहा होगा आपके लिए। इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई क्वेरी नज़र आती है, कोई दिक्कत नज़र आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है वो नज़र आती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।